गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट है ये। इस लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग इसमें पढ़े थे औपनिवेशिक शासन के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसमें हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था और चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा और उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि असहयोग आंदोलन जब लंबा चला और चौरी चौरा कांड हुआ था, तब तक काफ़ी समय गुजर गया था और कोई ऐसा मजबूत कोई बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था जिसके आधार पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। गरीबों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने में, जिसकी वजह से वो पुनः विदेशी सामानों का उपभोग करने लगे थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ छात्र वापस कॉलेजेस जाने लगे थे, वकील कचहरी जाकर वकालत करने लगे थे, अध्यापक जो थे वो स्कूलों में कॉलेजेस में वापस लौटने लगे थे, जिसकी वजह से वो असहयोग आंदोलन जो था वो असफल हो गया। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस आंदोलन के भीतर कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने अलग संगठन बना लिया और उस संगठन का संचालन अपने तरीके से करने लगे थे। और यहाँ पर एक बात और है कि ये जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, अलग अलग लोगों ने इस असहयोग आंदोलन का अलग अलग अर्थ निकाला था, अलग अलग मतलब निकाला था। शहरों में अगर देखें हम लोग, पहला पॉइंट शहरों में आंदोलन, तो शहरों के जो लोग थे उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानें का पिकेटिंग करने लगे, उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही। वे सरकार का सीधे तौर पर विरोध करने लगे थे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं था। ग्रामीण इलाकों में भी यह विद्रोह काफ़ी तेज़ी से फैला था। विशेषतः किसान जो थे वो अत्यधिक लगान से दबे हुए थे और वो उस लगान से स्वतंत्र होना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके लगान की जो कीमत है वो कम हो और साथ ही साथ जो खेत है जिस पर वो खेती करते हैं उसकी जो कागजात हैं उन्हें मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गांव के लोग जो किसान थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध के अंतर्गत वे जुलूस निकालते थे। आगे चलकर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने जमींदारों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके गोदामों पर हमला करके उसे लूटना शुरू कर दिया और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो किसानों के लिए असहयोग आंदोलन का तात्पर्य था कि उनको ज़मीन के कागजात मिल जाए और लगान में कमी आ जाए। ठीक है, उसके बाद बागानों में स्वराज के अगर देखें तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो बागानों में काम करने वाले जो गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया का तात्पर्य होता है सरकार के द्वारा एक सीमित समय के लिए हस्तांतरित एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ले जाकर काम करवाया जाता है। उस दौरान अर्थात जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो वो भारत के उत्तरी भारत के और दक्षिण भारत के जो लोग थे जिनको ज़्यादा धन कमाने की इच्छा थी या फिर गांव में वो रहते हुए ऊब गए थे या लगान से वो परेशान हो गए थे या आसपास के हिंसात्मक प्रक्रियाओं से वो परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक दस्तावेज पर साइन किया। एक प्रकार का एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत वो दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर बागानों में खेतों में काम करते थे। तो उस दस्तावेज को गिरमिट कहा जाता था और उन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था। तो ये जो गिरमिटिया मज़दूर थे वो बागानों में काम करते थे और जब उन्होंने सुना कि असहयोग आंदोलन हुआ है तो उन्हें लगा कि असहयोग आंदोलन का तात्पर्य है कि वो आज़ाद हो गए हैं और वो जब चाहें तब घर जा सकते हैं। और इसी के अंतर्गत बहुत से ऐसे मज़दूर थे, गिरमिटिया मज़दूर थे, जिन्होंने बागानों के अधिकारियों की अवहेलना की, उनके बातों को नहीं माना, तोड़ फोड़ किया और वो बागानों से भाग गए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए और उस समय चूँकि आंदोलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से थी और हर जगह पर हड़ताल हो रहे थे, बसों का हड़ताल था, जहाज़ का, पानी के जहाज़ का हड़ताल था, इसकी वजह से उन्हें कोई आवागमन का रास्ता जरिया नहीं मिल पाया और वो उधर ही फंस गए। और ऐसे मज़दूरों को जब वापस पकड़ा गया तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, मारा गया।
आता है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो जब असहयोग आंदोलन असफल रहा तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान थे या फिर बागानों में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर थे, उनका जो मनोभाव है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उन्हें पुनः मजबूरन अब उन इलाकों में काम करना पड़ा था। अब जब और भी ज़्यादा स्थितियाँ बुरी हो गईं, उसी दौरान जो हमारे देश के नेता थे एक, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक सम्मेलन किया लाहौर में, और उन्होंने लाहौर के उस सम्मेलन में, उस बैठक में एक संपूर्ण स्वराज की मांग की। और वहाँ पर यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, संपूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ और भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, जिसकी वजह से गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया। अर्थात जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दमन नीति अपनाया, बहुत सी ऐसी नीतियां अपनाई जिसके अंतर्गत इन विद्रोहों को, इन आंदोलनों को रोका जा सके। जब अंग्रेज़ों ने नमक बनाने के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया और उसे सरकारी अधिकार में ले लिया, तब गांधी जी, उस समय हमारे देश में लॉर्ड इरविन ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर था, और लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया, एक चेतावनी दिया कि यदि वो गांधी जी की बातों को नहीं मानते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था, गांधी जी ने एक पत्र लिखा था जिसमें 11 शर्तें थीं, और वो शर्तें हर एक तबके के लिए थी, अमीर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। उसमें कुछ सुविधाएँ लिखी गई थी जिसको मानने के लिए उन्होंने इरविन से कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि वो 10 दिनों के अंदर उस शर्तों को नहीं मानते हैं तो 11वें दिन वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन इरविन ने जब इस बात को नहीं माना तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और वो साबरमती से पैदल चलना शुरू किए, डांडी ग्राम तक यात्रा किए, 240 मील तक। वो 24 दिन तक लगातार चलते रहे, हर दिन वो 10 मील की दूरी तय करते थे, और इस तरीके से वो 24 दिन बाद वो दांडी नामक गांव में पहुंचे और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य होता है पूरी शिष्टाचार के साथ किसी की बात को न मानना। ठीक है, और इसी तरीके से गांधी जी ने पूरी शिष्टता के साथ अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए कानून को न मानकर नमक कानून को तोड़ा था। इसी के साथ गांधी जी ने ये भी कहा था कि लोग लगान देना बंद कर दे। गांव में जो लोग थे उन्होंने लगान देना बंद कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान, इसी आंदोलन के अंतर्गत जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए, उन्होंने दंगा फसाद शुरू कर दिया, और अंततः जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो गांव के जो किसान थे वो और भी ज़्यादा तोड़फोड़ पर उतारू हो गए थे। आगे बताया जाता है कि इस सभी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी कुछ सीमाएं थीं, उसके कुछ खास बिंदुएं थीं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई तो सभी लोगों ने इसमें रुचि नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस असहयोग आंदोलन में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वापस जो वकील थे या फिर टीचर थे, शिक्षक थे या फिर जो स्टूडेंट थे, वो असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, लेकिन उसके असफल हो जाने के कारण वो अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिए। अब बहुत से ऐसे लोग थे, समूह थे, जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन करना ही बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है हर जगह एक तरीके से नहीं फैला था। ठीक है, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समुदाय था, जो इनके बीच मतभेद बढ़ते चले गए थे, और 1929 के दौरान तो किसानों की स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी शुरू हो गई थी, और वो आर्थिक मंदी जो थी विश्व स्तर पर थी, जिसकी वजह से किसानों को लगान देना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया और उन्होंने हिंसात्मक रास्ता अपनाया था।
इसी के अंतर्गत जो मुस्लिम और हिंदू समाज था, चूँकि इससे पहले जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाया, कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय जो था वो कांग्रेस से दूर हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उसने किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें भागीदारी नहीं निभाई। इस तरीके से जो आंदोलन थे हमारे देश में चलाए गए थे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जब काफ़ी ज़्यादा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगे और सरकार के सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की कुछ बातों को मानते हुए उनसे एक शर्त रखा। उसने भी कुछ शर्त रखा, कुछ बातों को माना और उसने भी कुछ शर्त रखे। और उस शर्त के अंतर्गत एक शर्त ये भी था कि गांधी जी को ब्रिटेन जाना पड़ेगा और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। गांधी जी इस बात को मान गए, क्योंकि कुछ ऐसे कांग्रेस अधिकारी थे जो कि नहीं चाहते थे कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाए। फिर भी गांधी जी जब वहां पर पहुंचे तो वो सम्मेलन पहले से ही शुरू हो गया था और गांधी जी के जाने के बाद वो सम्मेलन ख़त्म हो गया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और गांधी जी को निराशा ही मिली और वो वापस लौट आए। लेकिन जब वो वापस भारत लौटे तो देखे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अराजकताएँ फैली हुई हैं। कांग्रेस को एक देशद्रोही संस्था बना दिया गया है, लोगों पर जबरन लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है। उस समय लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेलों में भरा गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से पुनः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। और इस तरीके से अंततः 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने इसके अंतर्गत करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन के अंतर्गत कि अंग्रेज़ों को तुरंत ही भारत को छोड़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जितने भी और बातें हैं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स हैं आपको ना समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।